हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण करने की योजना की घोषणा की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 10,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण की योजना की घोषणा की है। आने वाले 4-5 वर्षों में इसके पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा भी था कि अंडमान निकोबार में अभी जो है सो फाइबर के शुरुआत करने की भी घोषणा की थी, नेट फाइबर की भी शुरुआत करने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिससे कि वहाँ पे काम को बहुत अच्छे से किया जा सके या फास्ट किया जा सके। तो आप इसे ये देख सकते हो कि इस समय जो हमारे सरकार की नीति है वो है कि हिंद महासागर में अपने आप को मजबूत बनाना। इसी के मद्देनज़र सरकार ये सारे कदम उठा रही है और अब निकोबार में ये बंदरगाह के निर्माण की जो बात है ये उठाई गई है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है प्रश्न 2 कि इनमें से किस सरकार ने अलग सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली सरकार। तो वैसे भी जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिससे रिलेटेड कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बनाने का अधिकार होता है। तो अभी दिल्ली सरकार ने अपने खुद के शिक्षा बोर्ड को बनाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो भी हैं वो सभी जो है सो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसने रिलायंस सिक्योरिटीज़ के डीलर्स सहित 27 लोगों और कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर शेयर बाजार से रिलेटेड या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी नियंत्रण या जो भी मामला है वो सेबी के अंतर्गत आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए सी, सेबी। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में रिलायंस सिक्योरिटीज़ के डीलर सहित 27 लोगों और कंपनियों को शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें मीना वीरा, भावेश गांधी और अभिजीत जैन सहित अन्य लोग भी शामिल है। तो जो सेबी का मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 में सेबी स्थापित हुआ था, लेकिन 1992 में इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी या विधिक निकाय बना दिया गया था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है चौथा कि सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सरकारी क्षेत्र के अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में बैंक को 709.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। तो अब आते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है कि लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है सी, रशिया। तो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडेनो वायरस को बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस ने कहा है कि वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है वो है कि यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है। तो जैसा कि यहाँ पर जो मामला है वो केंद्र सरकार से संबंधित है, तो इसका आंसर सी, केंद्र सरकार होना चाहिए। तो यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है। आईपीएल 2020 अगले महीने यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और आबू धाबी में खेला जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की प्रकोप की वजह से भारत में इस बार आईपीएल हो नहीं पाया है, तो इसलिए इसको यूएई में कराने की घोषणा की गई है।
तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है कि बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है डी 1971। तो 1971 में जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी थी, तो इसी से संबंधित है ये। तो बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। इस स्मारक के निर्माण का कार्य बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ पूरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। तो जो 8वां प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा भारत में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्व घोषणा पत्र भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। तो आते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पर। तो जो 9वां प्रश्न है वो है कि 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व भर में जो है सो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और अगर हम अपने राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, जिस दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर। तो 10वां प्रश्न है कि हाल ही में हुए विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है डी लेबनान। तो लेबनान के बारूद धमाकों के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बारूद धमाकों के बाद नाराज लोग सरकारी महकमे में लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के आरोप लगाते हुए सड़कों पर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। तो दोस्तों हम लोग हमेशा की तरह 12 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो 1765 इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई और इसी के अंतर्गत बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ। ठीक है, इलाहाबाद संधि के अंतर्गत ही बंगाल का जो दीवानी राइट है, जो दीवानी अधिकार है, वो ब्रिटिश सरकार को मिल गया। और उसके बाद दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्शन का राइट होता है। तो ब्रिटिश सरकार को बंगाल का टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। 1833 अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना। 1908 हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहला कार मॉडल बनाया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमले का ऐलान किया। चलते हैं अगले कुछ बिंदुओं पर। तो 1919 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। 1920 पोलैंड और रूस के बीच वारसा की लड़ाई शुरू हुई। 1960 नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह इको ए प्रक्षेपित किया। 1981 IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया जिसकी कीमत $16,000 रखी गई। तो दोस्तों ये हमारे 12 अगस्त के करंट अफेयर और विश्व भर के कुछ ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डलें तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।